Welcome to Panesia Tutor. In this video, we're gonna talk about International Human Resource Management, जो कि पेपर 2 मैनेजमेंट का टॉपिक है and it is covered under your unit Strategic Role of HRM. So इस वीडियो में हम इसका मीनिंग, वेरियस डायमेंशंस, अप्रोचेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैलेंजेस फेस्ड बाय एचआर मैनेजर जब वो इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करते हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल एचआरएम? जब आप ह्यूमन रिसोर्स की प्रैक्टिसेस को इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई करते हो, उसी को हम बोल देते हैं IHRM, यानी कि आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो. ठीक है, आपकी एक पेरेंट कंपनी है या पेरेंट कंट्री में, इंडिया में जैसे इंडियन बेस्ड कोई कंपनी है, वो अगर दूसरी कंट्रीज में भी अपनी ब्रांचेस ओपन करती है, सब्सिडरीज बनाती है, तो उन सारी कंट्रीज में उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को हायर करना है. ठीक है, अगर मोर देन 1 कंट्रीज में हम अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं तो वहां पे स्टाफ भी हमें चाहिए होगा. तो उन स्टाफ को हैंडल करने को ही हम बोलते हैं इंटरनेशनल HRM. अगर आप एक से ज्यादा कंट्रीज में इन्वॉल्व हुए हो तो आपके जो इश्यूज हैं, जो भी आपकी पॉलिसीज हैं, स्ट्रैटेजीज हैं रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज, वो भी मोर देन 1 कंट्री में आपको डील करना पड़ेगा. सो मीनिंग क्या कहता है HRM का? दैट इट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज टारगेटिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एट द इंटरनेशनल लेवल, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और मतलब कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म कर पाएं, चाहे हम किसी और कंट्री में भी जाके परफॉर्म कर रहे हैं. और इसमें सारे इश्यूज आ जाते हैं, सारी प्रॉब्लम्स जो कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे फेस करने को मिलती है रिलेटेड टू आवर एम्प्लॉइज. ठीक है, आपको डिफरेंट कल्चर के एम्प्लॉइज को हायर करना पड़ेगा, डिफरेंट पे स्केल्स उनको ऑफर करनी पड़ेंगी, डिफरेंट एनवायरमेंट वहां पे होगा, तो उस अकॉर्डिंग आपको स्ट्रैटेजाइज भी वैसे ही करना पड़ेगा. अगर इंडिया में किसी MNC की ब्रांच है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम कह लें कि डोमिनोज है, अब डोमिनोज एक MNC है और वहां पे जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो इंडियन कल्चर के हैं, तो उस MNC को ये हैंडल करना आना चाहिए कि उनको इंडियन एम्प्लॉइज के लिए स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है, उनको कब उनको ज्यादा छुट्टियां देनी है, किस अकॉर्डिंग उनको पे करना है, क्योंकि हर एक कंट्री का जो है पे स्ट्रक्चर जो है, या कह लो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, वो सब डिफरेंट रहता है, टैक्स रेट्स डिफरेंट रहते हैं. तो सारी प्रॉब्लम्स आपको दूसरी कंट्रीज के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है. लेकिन आपको अपनी पेरेंट कंपनी जो है, यानी कि जो आपका हेड क्वार्टर है, वहां की जो स्ट्रैटेजीज हैं उनके साथ भी रिलेट करके रखना है. तो इसका एक कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे कि आप सारी सब्सिडरीज को, सारी ब्रांचेस को स्मूथली ऑपरेट कर पाओ. बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है. ये सारी जो कंपनीज हैं, अगर ये इंटरनेशनल मार्केट में ग्रो कर पाई हैं तो उसके पीछे यही एक स्ट्रैटेजी रही है कि वो ह्यूमन रिसोर्सेज को स्ट्रैटेजिकली मैनेज कर पाते हैं. वो ये देख पाते हैं कि कौन से कल्चर में, कौन से कह लो कंट्री में किस तरह के एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड हैं और हमें अपनी कैसी अप्रोच रखनी है. उन्होंने बहुत स्ट्रैटेजिकली चलाया है और उन्होंने वहां पे सक्सेस जो है वो अचीव करी है. ठीक है, सो इंटरनेशनल HRM इज द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग, कि आपको एम्प्लॉइज प्रोक्योर करने हैं, उनको एलोकेट करनी है ड्यूटीज, जॉब्स, और यू कैन से कंट्रीज एलोकेट करनी है. विच मीन्स कि कोई US बेस्ड कंपनी है, उनको ये देखना है कि इंडियन ब्रांच में उनको इंडियन एम्प्लॉइज को प्रेफर करना है या US के एम्प्लॉइज को प्रेफर करना है या किसी थर्ड कंट्री के एम्प्लॉइज को प्रेफर करना है, किस अकॉर्डिंग कैसे हमने एलोकेशन करनी है वो करते हैं एंड उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सके. इन सबके पीछे हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम लोग एक ऐसा मिक्स बनाए अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव कर ले और हमारे एम्प्लॉइज भी सेटिस्फाइड रहे. ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर एक एम्प्लॉय हर एक कल्चर में जो है अपने आप को अडेप्ट कर सके. ठीक है, आप जो है फॉरेन कंट्री से अपने जो एम्प्लॉइज हैं वो भेज रहे हो इंडिया में, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो इंडियन कल्चर को समझ पाए, इस मार्केट में ऑपरेट कर पाए, तो वहां पे आपको इंडियन एम्प्लॉइज को हायर करना पड़ेगा. अगर आप अपने एम्प्लॉइज को 100% उनकी एफिशिएंसी को 100% यूटिलाइज करना चाहते हो तो उनके अकॉर्डिंगली ही थोड़ा चलना पड़ेगा. आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा एम्प्लॉय किस कल्चर में, किस एनवायरनमेंट में ज्यादा अच्छे से सेट बैठ सकता है, उसको उसी जगह पे ही हम एलोकेट करें, उसको उसी जगह पे हम लोग भेजें काम करने के लिए. सो हम उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को. ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है इंटरनेशनल HRM में. Strategically, international HRM is closely linked to the business strategy of the organization. क्योंकि business strategy पूरी organization के लिए बनानी है, तो हमने किसी नए country की market को target करना है, तो उस market के लिए क्या suitable strategy रहेगी human resources को लेके, ये हम IHRM में बनाते हैं. Then company requires understanding different cultures, what motivates people from different societies and how they are reflected in the
स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल असाइनमेंट्स कि ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए डिफरेंट कल्चर्स की। जहां पे भी हम अपनी ब्रांच ओपन कर रहे हैं वहां पे हमें पता होना चाहिए कि किस तरह का कल्चर है, वहां पे कौन से कह लो कि ऐसे फैक्टर्स हैं, कैसे इंसेंटिव्स हैं जिनसे हम अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि जो एक मोटिवेटिंग फैक्टर इंडियन एम्प्लॉइज को लगता है वो चाइना के एम्प्लॉइज को ना लगे या कैनेडियन एम्प्लॉइज को ना लगे, उनके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर कुछ और हो सकता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट इज कि एचआरएम में हम कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जो एक्टिविटीज आप एक नॉर्मल एचआरएम यानी कि डोमेस्टिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में फॉलो करते हो कि उनकी रिक्रूटमेंट करनी है, सिलेक्शन करनी है, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनका कंपनसेशन जो है, उनकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये सब कुछ जो है आप एक नॉर्मल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में करते हो। सेम प्रैक्टिसेस आपको अब इंटरनेशनल लेवल पे करनी है। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें आपका एक इंटरनेशनल फैक्टर जो है वो इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने एचआर प्लानिंग करनी है, सो व्हाइल प्लानिंग योर ह्यूमन रिसोर्सेज आप इस बात के ऊपर फोकस करोगे कि कौन से एम्प्लॉइज जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं अब्रॉड शिफ्ट होने के लिए। ठीक है, कि अगर आप उनको दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करते हो वो कैपेबल हैं उस वहां पे शिफ्ट होने के लिए। देन कौन सी सब्सिडरी में या कौन सी ब्रांच में कितनी रिक्वायरमेंट है, वहां पे किस तरह की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वहां पे अगर आपको नॉर्मल रूटीन जॉब्स के लिए चाहिए तो वो हम लोग उसी कंट्री में से ही अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी जॉब वैकेंसी है जिसमें आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, वो लॉयल होने चाहिए, तो आप अपने हेडक्वार्टर से कोई एम्प्लॉय भेजोगे। तो जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, तो मेक श्योर कि आप उसको इंटरनेशनल बॉर्डर्स को, डिफरेंट कल्चर्स को, लैंग्वेज डाइवर्सिटीज को सब कुछ माइंड में रख के ही आप प्लानिंग करो। देन हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, अब सिलेक्शन के प्रोसीजर्स भी हर एक कंट्री के डिफरेंट होते हैं। अब इंडियन जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उनका अपना है, गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसके बाद इंटरव्यू स्टेज है, या अगर प्राइवेट जॉब्स भी हैं तो वो अपने सिलेक्शन प्रोसीजर के हिसाब से जॉब्स पे रखते हैं। तो अब अगर आप इंडिया में आ रहे हो या आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो आपको वहां के सिलेक्शन प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा या उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मिक्स एंड मैच बिठाना पड़ेगा। ठीक है, आप वहां पे जाके बिल्कुल कह लो कि स्ट्रेंज पॉलिसीज नहीं अडॉप्ट कर सकते, क्योंकि जो है इंडियन एम्प्लॉइज या कोई भी एम्प्लॉइज जो है वो वहां पे अडैप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स से कि इंडियन बेस्ड कंपनी ने अपना जो ऑफिस है वो कनाडा में भी ओपन किया है। ठीक है, सो अब नाउ दे वांट कि इंडियन एम्प्लॉइज नहीं हमें चाहिए, हमें कनाडा में जो है कैनेडियन सिटीजन्स को ही अपॉइंट करना है। तो आपको वहां पे यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर फॉलो होता है थोड़ा वो भी देखना पड़ेगा, और अपना जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, जो भी क्राइटेरिया है, उसको भी वहां पे आपको लेके जाना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि कनाडा में कौन सा मेथड सूटेबल रहेगा और बेटर एम्प्लॉइज जो है वो अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी सेम प्रोसेस है कि एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग करना तो जरूरी है। स्पेसिफिकली जब आप अपने एम्प्लॉइज को जो है दूसरी कंट्री में ट्रांसफर करोगे तो वहां पे आपको उनको प्री डिपार्चर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जब वो काम छोड़ के जा रहे हैं या फिर दूसरी ब्रांच के लिए शिफ्ट हो रहे हैं तब आपको उनको वहां के कल्चर के हिसाब से थोड़ी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो अच्छे से वहां पे अडेप्ट हो जाएं, उस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ पाएं। उसके अलावा ओरिएंटेशन जो है कि डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं, क्योंकि एक नया ही कंसेप्ट रहता है। अगर कोई कनाडा से इंडिया में आया है जॉब के लिए, ठीक है, कंपनी सेम हो सकती है कि उसका ट्रांसफर हमने किया है, लेकिन एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल अलग है, वहाँ की पॉलिसीज बिल्कुल अलग है। तो उस अकॉर्डिंग हमें उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है। देन एक्सपेट्रिएट रेम्यूनरेशन। एक्सपेट्रिएट मतलब होता है कि जैसे कोई इंडियन सिटीजन है, ठीक है, इंडियन सिटीजन है लेकिन वो कनाडा में जॉब कर रहा था। ठीक है, कनाडा में कोई कंपनी थी, वहां पे वो जॉब कर रहा था, लेकिन वो इंडियन रेजिडेंट था, इंडियन यहां से गया हुआ था। अब कनाडा ने भी अपनी ब्रांच इंडिया में ओपन करी है एंड दे वांट कि वो इंडियन सिटीजन जो है वो वहां पे जाके हैंडल करे, बिकॉज ही नो अबाउट कि इंडिया का कल्चर कैसा है, वो वहां पे रहा है तो वो अच्छे से हैंडल कर पाएगा। ठीक है, तो आपको उन्हीं को जब आप भेजते हो जो ऑलरेडी उस कंट्री के पार्ट रह चुके हैं, उसको बोलते हैं एक्सपेट्रिएट, बिकॉज वो एक्स सिटीजन थे। तो उनकी रेम्यूनरेशन डिसाइड करना एंड नॉट ओनली एक्सपेट्रिएट, हर एक एम्प्लॉय की रेम्यूनरेशन डिसाइड करना इंटरनेशनल लेवल पे वो डिफिकल्ट हो जाता है,
क्योंकि हर एक कंट्री का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। हर एक जगह पे इन्फ्लेशन रेट, डिफ्लेशन रेट सब डिफरेंट चल रहा है, इकोनॉमी के रेट्स अलग अलग चल रहे हैं। तो आप जो अपनी होम कंट्री है उसकी जो कह लो कि रेम्यूनरेशन की स्ट्रैटेजीज हैं वो दूसरी कंट्रीज में अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप इंडिया में अगर 15,000 किसी को दे रहे हो, आप अगर अपनी ब्रांच कनाडा में खोलोगे तो 15,000 आप ऑफर नहीं कर सकते हो। आपको कनाडा के कल्चर के हिसाब से, वहां का जो प्राइस इंडेक्स है उसके हिसाब से आपको उनको सैलरी ऑफर करनी पड़ेगी। सो वो एक पार्ट रहता है जो हम इंटरनेशनल HRM में करते हैं। देन उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है, ठीक है, कैसे उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, ये भी एक एक्टिविटीज है IHRM की। एंड आफ्टर दैट रिपेट्रिएशन। रिपेट्रिएशन मीन्स कि जब आप उनको वापस बुला लेते हो, ठीक है। जैसे अगर इस इंडियन सिटीजन को हमने कनाडा से इंडिया भेजा था कि तुम देख लो कैसे अच्छे से मैनेज हो सकता है, और जब मैनेज हो जाएगा तब आप वापस आ जाओ। दैट मीन्स जब हम अपने एम्प्लॉइज को अपने हेड क्वार्टर से किसी दूसरी कंट्री में भेजते हैं, लेकिन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए, जब वो प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा, जब वहां पे एक्चुअल में एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, तब उसको हम वापस बुला लेंगे। तो वो भी एक प्रोसेस जो है कि कौन से एम्प्लॉय को भेजना है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो जब डोमिनोज स्टार्ट हुआ होगा तो सबसे पहले तो हमने इंडियन एम्प्लॉइज नहीं रखे होंगे, बिकॉज इंडियन एम्प्लॉइज को तो पता ही नहीं है कि डोमिनोज में क्या बनता है, कैसे बनता है, तो तब उन्होंने वहां से अपने एम्प्लॉइज भेजे होंगे, ठीक है। पर जब सेटअप हो गया, इंडियन एम्प्लॉइज भी ट्रेन हो गए हैं, उनको भी यहाँ का डोमिनोज का जो कल्चर है, वर्क कल्चर है, वो समझ में आ गया, तब हम अपने मैनेजर्स को, एम्प्लॉइज को वापस बुला लिया। तो इस तरह से हमें ये एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है IHRM में। और डिफरेंस भी आ ही जाता है। डिफरेंस कैसे आया? क्योंकि पहले जो हम एक्टिविटीज कर रहे थे वो एक डोमेस्टिक लेवल पे कर रहे थे, अब हम अक्रॉस द बॉर्डर्स सेम स्ट्रैटेजीज जो है इंटरनेशनली अप्लाई कर रहे हैं। सो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस तो है डोमेस्टिक HRM में और इंटरनेशनल HRM में। इंटरनेशनल लेवल पे आपके पास ब्रॉड रेंज ऑफ HRM एक्टिविटीज हो जाती है, चाहे जैसे मान लो सिलेक्शन ही है, यहाँ पे अपनी कंट्री में अपनी कंट्री के एम्प्लॉइज को हायर करना हो तो एक सिलेक्शन प्रोसीजर बनाना पड़ता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे आपको एम्प्लॉइज को हायर करना है तो 2-3 कंट्रीज का कह लो सिलेक्शन प्रोसीजर को मिक्स एंड मैच करके एम्प्लॉइज का मेंटालिटी, उनका जो नॉलेज है, वहाँ की एजुकेशन जो है, सब देखने के बाद आप सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो सेट करते हो, ठीक है। तो इसीलिए डोमेस्टिक HRM में जो एक्टिविटीज होती हैं वो नैरो रेंज की रहती है और इंटरनेशनल में वाइडर रेंज की एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। देन इंटरनेशनल में हम लोग जो है एम्प्लॉइज के साथ रिलेट करते हैं वो मोर देन 1 नेशनैलिटी को बिलोंग कर रहे होते हैं और उसमें एक ही नेशन रहता है। यहाँ पे HR मैनेजर की जो इन्वॉल्वमेंट है एम्प्लॉइज की पर्सनल लाइफ पे वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आपको पहले ना उनका पूरा बैकग्राउंड जब तक पता नहीं होगा कि वो मैरिड है या नहीं है, या उसका आगे का पर्सपेक्टिव क्या है, वो इंटरेस्टेड है अब्रॉड शिफ्ट होने में या नहीं है एट प्रेजेंट, या कितने मिनिमम पीरियड में वो अब्रॉड शिफ्ट हो सकता है, ये जब तक एक HR को नहीं पता होगा तब तक वो उसको दूसरी ब्रांच में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स दूसरी कंट्री में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉइज के जो पर्सनल लाइफ में हमारा इंटरवेंशन है वो ज्यादा होता है, लेकिन डोमेस्टिक में जो है इतना एक्सपोजर नहीं रहता है। ऐसे ही रिस्क को लेके भी इंटरनेशनल लेवल में ऑब्वियसली रिस्क जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि आप मोर देन 1 कंट्रीज में डील कर रहे हो, कल्चरल डिफरेंसेस आएंगे, लैंग्वेज बैरियर्स आएंगे, हर एक कंट्री के अपने इन्वायरमेंट फैक्टर्स होंगे, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस होंगे, टैक्सेशन रूल्स होंगे, वो सब देख के आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन वहां पे चलानी है। ऑन द अदर हैंड डोमेस्टिक में आपको सिर्फ एक ही कंट्री के रूल्स फॉलो करने हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे जो रिस्क है वो कम होएगा। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड प्रोसेस है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल HRM। एंड वन लास्ट इज कि आपको बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, वही मैंने बोला कि आपको जो मैक्रो इन्वायरमेंट है, आपका मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो मोर देन 1 कंट्रीज के आपको कंसिडर करने पड़ते हैं और वो आपके बहुत हद तक अनकंट्रोलेबल होते हैं, आपके कंट्रोल में तो बिल्कुल नहीं है। और ऊपर से 2 कंट्रीज के करने हैं कि एक ब्रांच हमारी है कनाडा में और हमारा हेडक्वार्टर है इंडिया में, तो आपको जो है मैनेज करना वो डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज आपको इंडियन गवर्नमेंट को भी देखना है और कैनेडियन गवर्नमेंट को भी देखना है, ठीक है। लेकिन डोमेस्टिक में ऐसा कुछ नहीं है, तो वहां पे थोड़ा सिंप्लीफाइड प्रोसेस रहता है, इजीली मैनेज हो जाता है क्योंकि एक ही कंट्री के साथ डील करना है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कितनी कंट्रीज कह लो हम डील कर रहे हैं या कितनी कंट्रीज के एम्प्लॉइज के साथ हमें डील करना पड़ता है। तो बेसिकली 3 कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं।
सबसे पहले है हमारी होम कंट्री, जिसको हम पेरेंट कंट्री भी बोलते हैं। दैट मीन्स जहां की वो कंपनी है, ठीक है। जो जैसे मैंने बोला कि इंडियन बेस्ड कंपनी है, तो इंडिया हो गई हमारी होम कंट्री। अगर वो यूएस बेस्ड कंपनी है, उसका हेडक्वार्टर यूएस में है, तो यूएस हो जाएगा उसका हेडक्वार्टर और वो हो जाएगी उसकी पेरेंट या फिर होम कंट्री, ठीक है, जिसको हम HCN से भी डिनोट करते हैं। सेकेंड है हमारे पास जिसको हम PCN से भी डिनोट करते हैं, यानी कि पेरेंट कंट्री नेशनल्स, ठीक है। तो जो पेरेंट कंट्री के एम्प्लॉइज होंगे उनको हम बोलेंगे पेरेंट कंट्री नेशनल्स। और दूसरे हैं होस्ट कंट्री, यानी कि जिन कंट्रीज में आप अपनी ब्रांचेस ओपन कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इंडिया से जाके कनाडा में अपनी ब्रांच ओपन कर रहे हो, तो कनाडा वाले आपको होस्ट कर रहे हैं, वो अपनी कंट्री में आपको अपना बिजनेस करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे होस्ट कंट्री। और उस कनाडा कंट्री में अगर आप कैनेडियन एम्प्लॉइज को ही हायर करते हो, उन एम्प्लॉइज को हम बोलेंगे HCN, जो कि होस्ट कंट्री के नेशनल्स होंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप दूसरी कंट्री में जाके अपनी कंट्रीज के एम्प्लॉइज को हायर करते हो, वो हो जाएंगे पेरेंट कंट्री नेशनल्स। और अगर होस्ट कंट्री के एम्प्लॉइज को हायर करते हो तो हो जाएंगे वो होस्ट कंट्री नेशनल्स, यानी कि HCN। और अगर इंडिया कनाडा दोनों ही नहीं, किसी थर्ड कंट्री और थर्ड नेशनैलिटी को बिलोंग करने वाले एम्प्लॉइज को हायर करते हो, तो उसको बोलते हैं थर्ड कंट्री नेशनल्स, यानी कि TCN। तो इस तरह से हम 3 कंट्रीज के साथ डील कर रहे हैं और 3 कंट्रीज के एम्प्लॉइज के साथ हम डील कर रहे हैं, ठीक है। सो यही उनके डायमेंशंस में आता है कि आप जो है 3 टाइप्स ऑफ कंट्रीज, होम कंट्री, होस्ट कंट्री और थर्ड कंट्री, और वहीं के एम्प्लॉइज के साथ, ठीक है। अगर मैं आपको कोई भी एक कंपनी बोल दूं, जैसे कि ABC लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, वो है तो US बेस्ड कंपनी, तो US जो हो गया वो हो गया हमारा होम कंट्री, ठीक है। वहां पे जो भी एम्प्लॉइज हैं वो होम कंट्रीज के ही होंगे। अगर आपने US बेस्ड या US नेशनैलिटी वाले एम्प्लॉइज को हायर किया है, उन्होंने अपनी ब्रांच जो है इंडिया में खोली है, सो इंडिया में अगर उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को भेजा है तो उनको बोलेंगे हम होम कंट्री नेशनल्स, यानी कि पेरेंट कंट्री नेशनल्स, PCN। अगर उन्होंने अपने इंडिया में इंडियन एम्प्लॉइज को रखना शुरू किया है तो हम उनको बोलेंगे होस्ट कंट्री, यानी कि जो कंट्री हमें होस्ट कर रही है हम उन्हीं के एम्प्लॉइज को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा होस्ट कंट्री नेशनल्स। और अगर इन दोनों के अलावा हमने श्रीलंका या कोई भी और थर्ड कंट्री को करा है तो वो TCN हो जाएंगे। और इन सारे एम्प्लॉइज को हमने मैनेज करना है, 3 तरह की एक्टिविटीज करनी है, इनको प्रिक्योर करना है, इनको एलोकेट करनी है ड्यूटीज, और इनके 100% एफर्ट्स को हमने यूटिलाइज करना है। सो यही एक डायमेंशन है, या कह लो कि ये स्कोप है कि आप इन सब चीजों के साथ डील करते हो जब आप इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करते हो। नेक्स्ट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सी अप्रोचेस रहती हैं, ठीक है। जब आप एम्प्लॉइज को रिक्रूट करते हो, सिलेक्ट करते हो, तब आपका माइंडसेट क्या रहता है, कौन सी अप्रोच के थ्रू आप फॉलो करोगे, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन तो सारे हैं, आप अपनी कंट्री के एम्प्लॉइज भी रख सकते हो, आप होस्ट कंट्री के एम्प्लॉइज को भी रख सकते हो, या किसी थर्ड कंट्री के। तो आपको अप्रोच कैसे चलनी है? अगर आप एथनोसेंट्रिक अप्रोच फॉलो कर रहे हो, दैट मीन्स कि यू प्रेफर्ड कि जो आपके टॉप मैनेजमेंट वाली पोजीशंस हैं, की पोजीशंस हैं, वो आपकी पेरेंट कंट्री वाले जो एम्प्लॉइज हैं वही हैंडल करें, ठीक है। कि अगर आपकी कंपनी इंडिया बेस्ड है तो उनको ज्यादा पता है आपकी कंपनी के बारे में, तो आपकी ब्रांच किसी भी कंट्री में हो, लेकिन जो टॉप मैनेजमेंट वाली पोजीशंस हैं वो इंडियन एम्प्लॉइज ही फिल करेंगे, आप यहाँ से ही लोगों को भेजोगे वहां पे हैंडल करने के लिए। लेकिन पॉलीसेंट्रिक में क्या है कि हम वहां पे होस्ट कंट्रीज नेशनल्स को रिक्रूट करते हैं उनको मैनेज करने के लिए, मतलब जिस भी कंट्री में हम जाएंगे उस कंट्री के एम्प्लॉइज को ही प्रेफर करेंगे कि वो उनको हम जॉब्स दे। जैसे आपने डोमिनोज में देखा, डोमिनोज में जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो इंडियन एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पॉलीसेंट्रिक अप्रोच जो है वो फॉलो कर रहे हैं। देन थर्ड इज जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक कहते हैं कि ना आप दूसरी कंट्री की सोचो ना अपनी कंट्री के, आपको जहां से अच्छे एम्प्लॉइज मिल रहे हैं एंड वट एवर नेशनैलिटी दे बिलोंग, आप उनको हायर कर लो। बेस्ट एम्प्लॉय होना चाहिए, नो मैटर कि वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है, और ये अप्रोच कहती है जियोसेंट्रिक। और लास्ट है रीजियोसेंट्रिक, जो बेसिकली यही कहते हैं कि आपको जो बेस्ट पीपल है विद इन द रीजन आपको उनको हायर करना है, ठीक है। अब रीजनल और पॉलीसेंट्रिक में डिफरेंस क्या हुआ कि पॉलीसेंट्रिक में हम मोस्टली जो लो लेवल की जॉब्स हैं या मिडिल लेवल की जॉब्स हैं वो होस्ट कंट्री के एम्प्लॉइज को प्रेफर करते हैं, लेकिन की पोजीशंस यहाँ पे भी हम लोग जो है अपनी होम कंट्री यानी कि पेरेंट कंट्री से ही बुलाएंगे, ठीक है।
अब इन चारों में से आपको अप्रोच कौन सी अडॉप्ट करनी है, दैट डिपेंड्स कि आपका टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है, किस तरह की जॉब्स इन्वॉल्व हैं, किस तरह का स्टाफ आपको चाहिए, कितने कल्चरल डिफरेंसेस हैं। अगर आप इंडिया और यूएस का देखोगे तो बहुत ही ज्यादा आपको कल्चरल डिफरेंस लगेगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप इंडियन एम्प्लॉयज को यूएस भेज के नहीं अपना काम चला सकते, आपको यूएस के एम्प्लॉयज को भी हायर करना पड़ेगा। लेकिन अगर कल्चरल डिफरेंसेस ज्यादा नहीं है तो आप उस अकॉर्डिंग देख सकते हो कि कौन सी अप्रोच चाहिए। जैसे मैंने डोमिनोज में बोला कि वो सारे रूटीन जॉब्स हैं, ठीक है, एक बार उनको काम बता दिया वो वैसे ही करेंगे, तो उसके लिए हम जो है पॉलीसेंट्रिक या जो रीजनल सेंट्रिक है वो वाली अप्रोचेस फॉलो कर सकते हैं। सो टाइप ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड, टाइप ऑफ बिजनेस, डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जॉब्स या कल्चरल डिफरेंसेस, ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं जब आप कोई भी अप्रोच चूज करने के लिए बैठते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज चैलेंजेस एंड इश्यूज, कि एचआर को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और ये चैलेंजेस बहुत ही ऑब्वियस है, ठीक है। फर्स्ट है जैसे इंटीग्रेशन इश्यूज, बहुत सारी नेशनैलिटी को बिलोंग करने वाले एम्प्लॉयज को आपको हैंडल करना है, सबको साथ में लेके चलना, सबको एक ही डायरेक्शन में मूव करना, वो एक डिफिकल्ट टास्क रहता है एचआर के लिए। देन हेट्रोजीनियस फंक्शंस, डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं, हमें बहुत सारे जो कह लो कि कंट्रीज के एथिक्स के साथ या उनकी सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ बिलोंग करना पड़ता है। अब अगर कह लो कि इंडिया में अगर छोटा सा भी कोई इश्यू होता है तो जो फॉरेन कंपनी है, कोई भी एमएनसी है, हो सकता है कि वो उस प्रॉब्लम के साथ रिलेट ना कर पाए, ठीक है, क्योंकि वो इंडियन नेशनैलिटी के लोग नहीं है, वो बाहर से आए हैं और उनका मोटिव रहने वाला है कि हमें तो अपना प्रॉफिट देखना है, ठीक है, इंडिया में जो मर्जी हो लेकिन हमें हमारा प्रॉफिट या हमारी सेल्स होनी चाहिए। तो अगर वो ऐसा कुछ सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वो एथिकल बिहेवियर के साथ इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आप जितनी भी कंट्रीज में जाओगे वहां के अपने एथिक्स, वहां का जो एक सीएसआर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो आपको मैनेज करना पड़ेगा, तो वहां पे आपको डिफिकल्टी लगती है उस चीज को हैंडल करने के लिए। देन ब्राइबरी, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी फॉरेन कंट्री में अपनी ब्रांच ओपन करनी थी बट आप लीगल तरीके से नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत हद तक आप ब्राइब करते हो सो दैट कि किसी भी तरीके से आपकी वहां पे ब्रांच ओपन हो जाए। सो बहुत ही कॉमन प्रैक्टिसेस है। इवन कि एक एम्प्लॉई को वहां पे अगर ट्रांसफर करवाना है तो वो अपनी ट्रांसफर करवाने के लिए मैनेजर्स को ब्राइब करता है सो दैट कि वो दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाए, प्रमोशन ले ले अपनी। तो ब्राइबरी वाले इश्यूज बहुत देखने को मिलते हैं। हमें एमएनसीज में कोड ऑफ कंडक्ट एक प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि हमें मोर देन 2 कंट्रीज को उनके रूल्स को, उनकी रेगुलेशंस को, टैक्सेशन लॉज को फॉलो करना पड़ता है। वेरिएशंस, एनवायरनमेंट, हर तरह का एनवायरनमेंट अलग होगा, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट। जो हम लोग पेस्ट एनालिसिस करते हैं, हम पहले पेस्ट एनालिसिस अपनी कंट्री के लिए करते थे, अब आपको डिफरेंट कंट्रीज के लिए पेस्ट एनालिसिस करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू मेक स्ट्रैटेजीज फॉर योर ह्यूमन रिसोर्सेज। एंड परसेप्शन ऑफ एचआर, एचआर के बारे में लोग क्या सोचते हैं? किसी कंट्री में एचआर को जो है वो काइंड ऑफ भगवान या कह लो कि एक पार्टनर समझा जा रहा है, पार्टनर इन अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और कहीं पे एचआर को एक नॉर्मल एम्प्लॉई या एक सेपरेट डिपार्टमेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। सो एचआर के बारे में क्या थिंकिंग है वो वेरी, और उसकी वजह से इश्यूज आते हैं। आपकी कंट्री जो है एचआर को बहुत इंपॉर्टेंस देती है, लेकिन जिस कंट्री में आपने अपनी सब्सिडरी ब्रांच ओपन करी है वो लोग इतना कुछ हैंडल नहीं कर पाते हैं या वो एचआर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो वहां पे हमें इश्यूज हो जाते हैं। एंड देन बैलेंस आपको बना के रखना पड़ता है बिटवीन 2 कंट्रीज। सो ये सारे जो है इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं जो एचआर डिपार्टमेंट को या ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने में इंटरनेशनल लेवल पे हमें फेस करने को मिलते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज सजेशंस, कि जो भी चैलेंजेस और इश्यूज अराइज होते हैं उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सजेशंस क्या है? फर्स्ट इज कि आप सबको रिस्पेक्ट करो। आपकी इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए कि आपको एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉइट करना है, नो मैटर कि वो कौन सी नेशनैलिटी के हैं, आपकी कंट्री के हैं या नहीं। आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, एज एन एचआर हो, तो आपको वहां पे हर एक एम्प्लॉय को इक्वली ट्रीट करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सबको फेयरली ट्रीट करना है और कोई भी तरह के फेक प्रोमिसेस नहीं करने। अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते हो तो आपको एम्प्लॉइज को वो कमिटमेंट भी नहीं देनी पड़ चाहिए। देन आपको किसी के भी बेसिक राइट्स जो हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। रिक्रूटिंग के टाइम पे बिल्कुल ट्रूथफुल रहना है, उनको प्रॉपर आप रीजंस दोगे क्यों आप उनको जो है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए नहीं रख सकते हो, ठीक है। अगर आप उनको ये बताओगे कि वो एजुकेशन में कहीं ना कहीं वीक है,
एक्सपीरियंस की कमी है तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज वो उस पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग नहीं करते हैं, देन अवॉइडिंग द यूज ऑफ इनवैलिड एंड डिस्क्रिमिनेटरी सिलेक्शन, अप्रेजल एंड प्रमोशन। रिक्रूटिंग के साथ साथ जब आपने एक बार उनको रिक्रूट कर लिया, जो भी आपने उनको प्रोमिसेस करे थे वो आप फुलफिल करो, ठीक है। सिलेक्शन या उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल को लेके आपको कोई भी या किसी भी तरह की बायसनेस नहीं करनी है, अनफेयर मैनर्स जो है वो यूज नहीं करने हैं। आपको फेयरली जो भी कैपेबल है, जो भी कह लो कि डिजर्व करता है, उनको सिलेक्ट करना है, उनको प्रमोट करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सबको इक्वल पे दो। इक्वल पे मीन्स कि अगर इंडिया में हमारे यहाँ पे 2 एम्प्लॉइज हैं, एक इंडिया का ही है और एक कनाडा का है, तो अगर दोनों सेम लेवल ऑफ जॉब कर रहे हैं, सेम उनकी एफिशिएंसी है, सेम उनके टास्क है, तो उनकी सैलरीज भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि वो इंडिया का नहीं है तो इसीलिए उसको हम कम पे करेंगे और इंडियन एम्प्लॉइज को ज्यादा पे करेंगे, तो किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। टू एवरी एम्प्लॉई आपको इनिशिएटिव लेने की जो है परमिशन या चॉइस देनी चाहिए। अगर आप उनको सामने से जो है अपनी वॉइस रेज करने के ऑप्शंस नहीं दोगे तो वो ग्रुप्स बनाएंगे, वो ट्रेड यूनियंस के थ्रू जो है इश्यूज क्रिएट करेंगे। सो इट्स बेटर कि आप पहले ही उनके जो इश्यूज हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं, उनको वॉइस आउट करने की जो है परमिशन दो। देन फॉलोइंग फेयर प्रैक्टिसेस विद रिगार्ड टू डिसिप्लिन, टर्मिनेशन फॉर कॉज एंड ले ऑफ्स, कि अगर आप किसी को टर्मिनेट भी कर रहे हो तो आप उनको प्रॉपर फेयर रीजंस दो, विदाउट एनी गिविंग प्रॉपर रीजन आप उनको ऐसे ले ऑफ पे मत डालो, ठीक है। तो ये कुछ सजेशंस हैं, इसके अलावा बहुत सारे सजेशंस हो सकते हैं, बट द मेन पार्ट इज कि जो आप एचआरएम की प्रैक्टिसेस इंटरनेशनल लेवल पे करते हो वो सारा चीजें आपको इंटरनेशनल एचआरएम में इंक्लूड की जाती हैं। सो दीज वर द फ्यू सजेशंस। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मेन टॉपिक इज कि जो भी एचआरएम की प्रैक्टिसेस हैं, जो भी एचआरएम की स्ट्रैटेजीज हैं, डिपार्टमेंट जो भी फंक्शंस परफॉर्म करता है उसको आपको अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो परफॉर्म करना है, उसको हम बोल देते हैं इंटरनेशनल एचआरएम। So this is all about the topic. If you have any query, you can write it in the comment box. Thank you.